हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हैं पेपर में। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। एक डिस्क गिवन है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इज यूनिफॉर्मली रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली। इससे क्या पता चला कि इसका ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है। विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ऑफ सेंटर ऑफ मास विदाउट स्लिपिंग। सेंटर ऑफ मास की स्पीड गिवन है और ये भी लिखा हुआ है कि ये प्योर रोलिंग करती है। The time taken by the disk to have the speed of point A, ये जो point A है इसकी स्पीड के बारे में बात चल रही है, इक्वल टू द प्रेजेंट स्पीड ऑफ पॉइंट B। जितनी स्पीड इस इंस्टेंट पर पॉइंट B की है, कितने टाइम के बाद A वाले पार्टिकल की स्पीड भी उतनी हो जाएगी। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि इस मोमेंट पर B की स्पीड निकाल लेते हैं। सपोज सेंटर की स्पीड अगर V है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैं ओमेगा मान लेता हूँ। तो B की स्पीड, और B जो है सेंटर से r/2 हाइट पर है, तो B की स्पीड हो जाएगी ओमेगा r/2 प्लस V। ठीक है, सही बात है। प्योर रोलिंग हो रही है तो V इक्वल्स टू ओमेगा r है, तो ओमेगा r की जगह आप V रख दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3V/2। इसका मतलब क्या चाहते हैं कि इस मोमेंट पर जो B की स्पीड है दैट इज 3V/2, कितने टाइम के बाद A की स्पीड भी 3V/2 हो जाएगी। अच्छा, A की स्पीड अभी कितनी है? अगर सेंटर की स्पीड V है, प्योर रोलिंग हो रही है फिक्स सरफेस पर, तो A की स्पीड क्या होगी? 2V। मतलब A की स्पीड जो अभी 2V है वो कम होते होते 3V/2 हो जानी चाहिए। तो ठीक है, चलो डायग्राम में मान लेते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो मोमेंट आ चुका है। सपोज A वाला पार्टिकल थोड़ी देर के बाद यहां पर आ चुका है। मैं मान लेता हूं कि यहां से थीटा एंगल पर। ठीक है। अब इस मोमेंट पर A की स्पीड अगर लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? पहले सेंटर पर बैठकर सिर्फ ऐसे प्योर रोटेशन देखूंगा, तो A की स्पीड इधर होगी ओमेगा आर। सेंटर का वेलोसिटी वेक्टर V भी उसमें ऐड कर दूंगा V, तो हमारे पास A की नेट स्पीड आ जाएगी। आप देख सकते हो कि मैं चाहता हूं कि V और इस ओमेगा आर का जो नेट आए वो कितना आ जाना चाहिए, जितनी स्पीड उस मोमेंट पर B की थी, मींस 3V/2। तो वेक्टर एडिशन करना है बस मुझे। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो V और ओमेगा आर का नेट 3V/2 के बराबर करना है। 3V/2 इक्वल्स टू रूट ऑफ A स्क्वायर, A मीन्स V स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर, ये ओमेगा आर भी मैग्नीट्यूड में V के बराबर है क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, तो इसको भी V लिख देते हैं, का स्क्वायर, प्लस 2AB, वो भी हो जाएगा 2V स्क्वायर, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। सही बात है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। देन कैलकुलेटर की हेल्प से आप थीटा निकाल सकते हैं इजीली। अब टाइम की बात करें तो थीटा एंगल यहाँ से मेजर करा है मैंने, इसका मतलब वो पार्टिकल कितने एंगल से रोटेट हुआ होगा? π/2 माइनस थीटा से। तो उसको जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा? एंगल रोटेटेड बाय डिस्क π/2 माइनस थीटा डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा को मैं यहीं पर कट करके V/R लिख रहा हूँ क्योंकि V गिवन है, R गिवन है। तो थीटा हम यहाँ से निकाल चुके होंगे, साइन इनवर्स 1/8। कैलसी की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो टाइम आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 0.33 सेकेंड्स इतना आ जाएगा। इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.036 लगभग उसके पास में ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है, आप समझ सकते हैं कुछ हद तक ग्रेविटेशन का भी इसमें आपको फील आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी आपको इसमें नज़ारा दिखेगा, और बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड एक अच्छा सवाल है। As shown in the figure, a particle of mass 10 to power minus 10 kg, पार्टिकल का मास गिवन है, मूविंग विद वेलोसिटी 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल बहुत दूर से इस स्फीयर की तरफ थ्रो किया हमने, उसकी इनिशियल स्पीड गिवन है। अप्रोचेज ए स्टेशनरी फिक्स्ड टारगेट विद इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर इन्होंने दिखा रखा है डायग्राम में। इम्पैक्ट पैरामीटर जो है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। हाँ, इम्पैक्ट पैरामीटर है ये वाली हाइट b, तो इनिशियली वो इम्पैक्ट पैरामीटर गिवन है b। इफ द फिक्स्ड रिजिड टारगेट हैज ए कोर विद रिपल्सिव सेंट्रल फोर्स, ये जो टारगेट है क्या करता है, उस आने वाले पार्टिकल पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब वो फोर्स हमेशा इसके सेंटर से पास होगा। फोर्स का फंक्शन गिवन है, वेयर k इज कांस्टेंट विच इज ग्रेटर देन 0, पार्टिकल स्कैटर्स इलास्टिकली, मतलब इस प्रोसेस में टोटल एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी सिस्टम की। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो देखिए मान लेते हैं इस डायग्राम में ही कि जब वो पार्टिकल यहां कहीं से पास हो रहा होगा, ये जो डिस्टेंस है, जब उस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर सपोज v है, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ होगा, वो इंस्टेंट जो है उस मोमेंट पर ये सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन कहलाएगा, r मिनिमम।
आर मिनिमम, ये हमको कैलकुलेट करना है। दिमाग में दो ही बातें आती हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। पहली बात कि हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो इनिशियली उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ एम यू स्क्वायर, और उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है उसकी 0, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर वो था। अच्छा एक बात और, जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फंक्शन में हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल जिस तरह का फोर्स हम देखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में या ग्रेविटेशन में उस टाइप का नहीं है, वहां पर फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, ये जो फोर्स गिवन है कि मैं जानता हूं कि माइनस डी यू बाई डी आर होता है, तो यहां से मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचना है तो फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद माइनस साइन। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दैट फोर्स, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k बाय 2r स्क्वायर। एक बार चेक कर ले, r की पावर -3 + 1 तो r की पावर -2, ठीक है, u इक्वल्स टू k बाय 2r स्क्वायर। इनिशियली r का मतलब इसके सेंटर और पार्टिकल के बीच का सेपरेशन वो इनफाइनाइट था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। फिर जब वो इस वाले पॉइंट से पास हो रहा होगा तब उसकी टोटल एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगा किस तरह से, सीधे सीधे इस फॉर्मूले से, k अपॉन 2 टाइम्स r को मैं r मिनिमम बोल रहा हूं, r m से डिनोट कर देता हूं, उसका स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या लिखेंगे कि उस पार्टिकल पे लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है वो हमेशा इसके सेंटर से पास हुआ। जैसे मान लो पार्टिकल यहां पर था तो उस पर जो फोर्स लगा होगा वो ऐसे लगा होगा, पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, उस पर लगने वाला फोर्स ऐसे लग रहा होगा। फोर्स अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है लेकिन फोर्स हमेशा उसके सेंटर से पास हो रहा है। मैं बोल सकता हूं कि अगर फोर्स हमेशा उसके सेंटर से पास हो रहा है तो उस फोर्स का टॉर्क 0 आएगा, और टॉर्क 0 आएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इम्पैक्ट पैरामीटर बताया उन्होंने b, इक्वल्स टू मिनिमम सेपरेशन वाले इंस्टेंट पर अगर मैं लिखूं एंगुलर मोमेंटम तो वो होगा एम वी आर मिनिमम। सही बात है, इक्वेशन नंबर 2। अब सिर्फ इतना सा करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आर मिनिमम कैलकुलेट करना है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा या मैं बता दूं, चलो देखना, सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैं ये इरेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखते हैं भाई कि क्या आंसर आता है सॉल्व करने पर। देखो तो यहाँ m से m कैंसिल आउट करते हैं, और यहाँ से v की वैल्यू मेरे पास आ रही है u b अपॉन r मिनिमम। इस v की वैल्यू को उसमें पुट कर देते हैं। पहले उसको मैं ये 2 कैंसिल आउट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, m u स्क्वायर इक्वल्स टू m टाइम्स v स्क्वायर, v हो जाएगा अपना u स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन r मिनिमम का स्क्वायर, सही बात है, प्लस k अपॉन r मिनिमम का स्क्वायर। मुझे r मिनिमम पता करना है तो बहुत सिंपल खेल है। अब तो r स्क्वायर पूरे को कॉमन लेके इस तरफ लेकर आ जाते हैं, mu स्क्वायर को उधर डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास r स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखें, m u स्क्वायर b स्क्वायर प्लस k डिवाइड बाय mu स्क्वायर, और ये रूट लगा देते हैं यहीं पर। यहां से मेरे पास r मिनिमम आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखें जो m इंटू यू स्क्वायर की वैल्यू है, मास है 10 टू पावर -10, u है 10 टू पावर 5, तो mu स्क्वायर की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो mu स्क्वायर की वैल्यू 1 बन गई, ये 1 हो गया। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है k जो है, आप देखें लिखा है लास्ट में k इक्वल्स टू b स्क्वायर, k की जगह b स्क्वायर रख देंगे तो रूट ऑफ 2b स्क्वायर मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स b। इट मीन्स ऑप्शन जो है b ऑप्शन वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ C14 न्यूक्लियाइड इन ए सर्टेन वुडन टॉय इज नोन टू बी 3/5 ऑफ दैट इन ए रिसेंटली फॉलन ट्री। एक कोई वुडन टॉय मिला जिसमें जो कार्बन 14 की एक्टिविटी है वो बता रखा है कि एक रिसेंटली जो ट्री है जो गिरा है अभी, जिसको काटा गया है अभी, उसके अंदर जितनी एक्टिविटी थी उसका 3/5 है। तो हमको क्या पता करना है, द एज ऑफ दैट वुडन टॉय, उस वुडन टॉय की एज बतानी है कि कब वो टॉय बना होगा, या उस टॉय को बनाने के लिए जो ट्री काटा गया होगा वो ट्री कितने साल पुराना होगा। तो सीधे सीधे इसमें आपको एक्टिविटी का जो फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए, a0 e⁻⁻ λt। वैल्यू पुट करनी है, एक्टिविटी कितनी है 3/5 ऑफ इनिशियल एक्टिविटी। इनिशियल एक्टिविटी मान लो a0 है, a0
ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। लेमडा जो है वो हाफ लाइफ की हेल्प से, एक बार तो अब लेमडा ही लिख देते हैं, है ना, और टाइम मुझे पता करना है तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये कैंसिल आउट कर दूंगा मैं और यहाँ से मैं लॉग ले लूंगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा टाइम्स टी इक्वल्स टू ln 5/3। सही बात है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी ln 5/3 डिवाइड बाय लेमडा। लेमडा को लिख दूंगा 0.693 अपॉन हाफ लाइफ विच इज 5570 ईयर्स। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिएगा, उससे आंसर आपका लगभग 4105 ईयर्स आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बता रखा है कि दो स्टेटमेंट आपके सामने है। ये बहुत नॉर्मल पैटर्न का सवाल है। स्टेटमेंट 1 को पढ़ना है, उसके बारे में कुछ सोचना है कि वो ट्रू है, फॉल्स है, क्या है। सेम ऐसे स्टेटमेंट 2, उसके बाद जवाब देना है कि क्या स्टेटमेंट 1 सेकंड वाले को एक्सप्लेन करता है, नहीं करता है। ऑप्शंस लिखे हुए हैं, देखिए। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से बहुत दूर से एक यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, और कहां तक लेकर आएंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सेंटर तक लेकर आएंगे। तो उनका बोलना है कि जीरो वर्क करना पड़ेगा। देखो पहली गलती तो ये है, ये नहीं बता रखा कि वर्क डन बाय किसके कारण, किसके द्वारा किया गया वर्क है। क्या ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ रहे हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पूछ रहे हैं। मैं फिर भी मान लेता हूं कि चलो ठीक है, जब कुछ नहीं बोलेंगे तो हम मानते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा जा रहा है। फिर ये नहीं बता रखा कि प्रोसेस स्लो है या एक्सेलेरेटेड प्रोसेस है। अगर स्लो होगा तो कहानी अलग होगी, एक्सेलेरेटेड होगा तो डिफरेंट होगी। इसमें भी चलो मान लिया कि जैसे जनरली होता है कि स्लो प्रोसेस है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ए स्लो प्रोसेस, कहां से कहां तक लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से सेंटर तक। क्या लिखेंगे हम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पर ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब प्रोसेस स्लो हो। मैं मान रहा हूं कि चलो स्लो था। अब जब उस चार्ज को सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे लाके रखा होगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसे लिखेंगे, चार्ज इनटू सेंटर का पोटेंशियल माइनस, जब वो इन्फिनिटी पर था तो उसकी एनर्जी कितनी थी, जीरो थी। अब ये तो साफ आपको पता है कि सॉलिड स्फीयर वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड के सेंटर का पोटेंशियल 3/2 kq/r आता है, जीरो तो नहीं आता। इसका मतलब ये टर्म नॉन जीरो आएगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट 1 जो है, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट 2 देखें, the potential difference between the center and the surface of the uniformly charged non-conducting solid sphere of radius r, total charge q मानना है, is kq/2r। ये बोल रहे हैं कि एक solid sphere है यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके सरफेस का पोटेंशियल, सेंटर का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो kq/2r होता है। तो लिख के देख लेते हैं, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है भाई, kq/r, q का मतलब टोटल चार्ज, और सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, kq/2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r², जहां स्मॉल r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं सेंटर की बात करूंगा तो स्मॉल r को जीरो रख दूंगा, तो सेंटर पर कितना आ जाएगा, 3/2 kq/r। रिजल्ट वैसे डायरेक्टली याद होना चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं आप देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सरफेस, तो सेंटर का पोटेंशियल 3/2 kq/r, सरफेस का पोटेंशियल kq/r। आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस डेल्टा वी से डिनोट कर देता हूं, यह आ जाएगा kq/2r, यही आएगा डिफरेंस। और ये भी ये बोल रहे हैं kq/2r, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है ये वाला, ये ट्रू है। तो ऑप्शन देखें, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल है, सेमीकंडक्टर का सवाल। The current flowing through a PN junction is more in forward bias than that in reverse bias। ये बोल रहे हैं कि किसी PN जंक्शन डायोड में जब फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन होती है तो करंट ज्यादा फ्लो होता है रिवर्स बायसिंग के कंपैरिजन में। ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये तो साफ दिख रहा है कि ट्रू है, इसको तो क्या एक्सप्लेन करें। सेकेंड, द डिफ्यूजन करंट डोमिनेंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द ड्रिफ्ट करंट डोमिनेंट इन द रिवर्स बायस। ये भी सही बात है कि फॉरवर्ड बायसिंग के कंडीशन में डिफ्यूजन करंट ज्यादा हो जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण, और ड्रिफ्ट करंट कम हो जाता है। जैसे बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन करंट डोमिनेंट करंट होता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि ड्रिफ्ट करंट डोमिनेंट करंट होता है, डिफ्यूजन करंट कम होता है। तो ये भी ट्रू लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू लिखा हुआ है। और दूसरी बात, स्टेटमेंट 1 में भी यही बोल रहे थे कि फॉरवर्ड बायसिंग में ज्यादा करंट है, रिवर्स बायसिंग में कम है। तो ज्यादा होने का कारण ही ये है कि डिफ्यूजन करंट डोमिनेंट है, डिफ्यूजन करंट जो होता है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बहुत कम होती है माइक्रो एम्पियर्स में। तो जो नेट करंट आएगा वो मिली एम्पियर टाइप का आएगा। तो सही एक्सप्लेनेशन भी है मेरे अकॉर्डिंग।
तो आंसर ए होना चाहिए। स्टेटमेंट दोनों ही सही है और सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ए स्फेरिकल बॉल। हाथों हाथ एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। एक स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब ये लगातार मेल्ट हो रही है, लिखा हुआ है assuming that the heat is being absorbed uniformly through the surface। ये जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है सरफेस के द्वारा, इसके एब्जॉर्ब होने की रेट यूनिफॉर्म है। dq/dt रेट मान लेता हूं और उसको k मान लेते हैं कि k वो रेट है, कांस्टेंट रेट। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सॉरी कांस्टेंट गलत बोल दिया मैंने, इसको इरेज करना पड़ेगा। कांस्टेंट लिखा हुआ नहीं है, बस ये बोल रहे हैं कि हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड यूनिफॉर्मली थ्रू द सरफेस एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस सरफेस एरिया। ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये प्रोपोर्शनल है इसके सरफेस एरिया के। सपोज इस मोमेंट पर इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 4πr² के प्रोपोर्शनल है, ऐसे बोला गया है। आगे देखते हैं, Which of the following is true for the radius r of the ice ball at any instant। किसी जनरल इंस्टेंट पर बॉल की रेडियस के बारे में हमको दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। Assume that the initial radius of the ice ball at t बराबर 0 is r0। इनिशियली बॉल की रेडियस कितनी थी, कैपिटल r0। ठीक है भाई, और बॉल का जो शेप है वो स्फेरिकल ही रहेगा। मेल्टिंग के दौरान बेसिक डाटा गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है ना, डेंसिटी गिवन है, ये सारी बातें गिवन है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है, किसी जनरल इंस्टेंट पर मान लो बॉल का मास m था, बॉल की रेडियस r थी। अब बॉल ने क्या किया, अगले dt टाइम में dq हीट लेकर अपने आप को थोड़ा सा मेल्ट कर लिए, तो उसकी रेडियस थोड़ी सी कम हो जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा। मान लो रेडियस r थी तो डिक्रीज होके बॉल इतनी रह जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं ना, मान लेता हूं इस dt टाइम में dm अमाउंट बॉल का जो है वो मेल्ट हुआ। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि बॉल का dm मास मेल्ट हुआ है अभी अभी, तो dm मास को मेल्ट होने के लिए dm इंटू l इतनी हीट की रिक्वायरमेंट, और ये हीट कितनी है, dq हीट। सही है भाई, सीधा सा हिसाब है। dt टाइम में dq हीट ली, dq हीट को लेकर बॉल का dm मास जो अपने आप को मेल्ट कर लेता है। ठीक है, मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड कर रहा हूं। अब dq/dt जो है वो तो मुझे बता रखा है उन्होंने कि प्रोपोर्शनल है 4πr² के, जहां पर 4πr² उस इंस्टेंट पर सरफेस एरिया है। तो इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, देखो dm को लिख रहा हूं मैं, जितना मास मेल्ट हुआ अभी अभी, तो रेडियस मान लो इसकी जो कम हुई अभी अभी वो मान लो dr अमाउंट पे कम हुई है। तो ढंग से देखना, मास कैसे लिखूंगा, डेंसिटी इंटू जितना वॉल्यूम कम हुआ, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला साइड का, इसको ऐसे लिख सकता हूं 4πr² dr, और ये बाई dt पर एक माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि लगातार टाइम के साथ रेडियस कम हो रही है, इक्वल्स टू dq/dt को मैं यहां से सम कांस्टेंट इंटू 4πr² बोल सकता हूं, सम कांस्टेंट इंटू 4πr²। इसको आप ढंग से देख लें एक बार कि मैंने कांस्टेंट मान लिया इसके लिए और 4πr² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से साफ साफ दिख रहा है देखो आपको कि 4π से 4π कैंसिल आउट कर दें, इसको ढंग से अरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन रही है अपनी dr/r², r² भी कैंसिल आउट हो रहा है, 4πr², सॉरी इसको भी हटाते हैं, ये हमारा हाँ, सिर्फ क्या बचा, dr बचा इस तरफ, dr/1 लिख देते हैं। ठीक है, उस तरफ है -k अपॉन एक l चल गया वाला l है ना, ये l भी था, dm इंटू l था ना, l मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -k अपॉन l टाइम्स रो, l भी डिवाइड कर दिया, रो भी डिवाइड कर दिया, माइनस लिख दिया, टाइम्स dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। t बराबर 0 पर रेडियस थी r0, किसी जनरल टाइम t पर मान लो रेडियस r है, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप सॉल्व कर लेंगे तो रेडियस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी r0 माइनस k टाइम्स t बाय रो l। सॉल्व करके देख सकते हैं आप। अब ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है। रेडियस डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, गलत हो जाएगा, रेडियस तो टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रही है, तो सी ऑप्शन जो आप देख सकते हैं सही है। रेडियस ऑफ द बॉल डिक्रीजेस विद द टाइम लीनियरली विद अ स्लोप ऑफ -k बाय रो l। देख सकते हैं कि ये जो स्लोप आएगी इसकी वो कितनी आएगी, -k बाय रो l। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय।